आज की वीडियो की शुरुआत हम एक उद्धरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो उसी उद्धरण पर मुझे बिल्कुल आधारित लगता है। तो उद्धरण इस प्रकार से है कि अगर जो एक वृक्ष की हम बात करें तो वृक्ष फल देने योग्य बन कैसे पाता है। तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वृक्ष बनने में या फल देने योग्य बनने में, तो एक बीज से होती है। बीज होता है, जमीन में गाड़ा जाता है, अंकुरित होता है, धीरे धीरे उसकी शाखाएं विकसित होती हैं, पत्तियां निकलती हैं। कई सालों के बाद वह ताकतवर वृक्ष के रूप में उभर करके सामने आता है और फिर वृक्ष फल देने योग्य बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा भारत का संविधान है, जिसके विकास के पीछे एक लंबी प्रक्रिया से भारत का संविधान गुजरा है। तो हमने इस वीडियो में जो पढ़ा अब तक वो 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के हम आ पहुंचे हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम पर। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। यह अधिनियम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसको इस प्रकार से समझेंगे, जैसे आज केंद्रीय स्तर पर दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसी के आधार पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। और लोकसभा में कितने मेंबर होंगे, राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, आज भी संख्या निर्धारित है, पहले भी संख्या निर्धारित थी। तो यह जो अधिनियम था 1919 का, इसकी यही प्रमुख विशेषता रही कि केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना होती है, जिसमें उस समय कुल जो संख्या थी, कुल संख्या 144 थी। वर्तमान समय की बात करें कुल संख्या की तो 545 है, जिसमें से 104 निर्वाचित किए जाते थे और 40 मनोनीत किए जाते थे। आज क्या है, 543 निर्वाचित किए जाते हैं और 2 मनोनीत किए जाते हैं। अब हम दूसरे स्तर पर बात करें, दूसरे सदन की, तो दूसरे सदन में जिसको उस समय राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, जो कि आज का हमारा राज्यसभा है, जो वर्तमान कुल संख्या है 250 है, जिसमें 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत किए जाते हैं। और वो मनोनीत कौन होते हैं, जो व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में, जो अपने विषय में किसी प्रकार की विशेष योग्यता रखते हैं। तो इसमें कुल संख्या जो आज 250 है, उस समय कितनी थी, कुल संख्या 60 थी, जिसमें से 34 जो होते थे वो निर्वाचित होते थे और 26 जो होते हैं वो उनका मनोनयन किया जाता था, यानी कि मनोनीत किए जाते थे। अब हम बात करें कि एक और बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला यहाँ पर, जो कि प्रांतीय स्तर पर सरकार के ढांचे में बदलाव किया गया। अब हम इसको इस प्रकार से समझते हैं, आज भी क्या है, सरकारें 2 तरह की होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों में क्या किया गया है, आज के समय में भी संविधान के द्वारा उनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया कि फला विषयों पर केंद्र की जो सरकार है वह कानून बना सकती है, वो विषय अपने पास वह सुरक्षित रखी है, और राज्य के विषयों को उसने क्या किया है, राज्य को सौंप दिया है। तो ये जो बड़ा बदलाव देखने को मिला था 1919 के भारत शासन अधिनियम में, तो वो देखने को मिला था। अब उस समय जो संख्या थी कि केंद्र की सरकार किन किन विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य की सरकार किन किन विषयों पर कानून बनाएगी। तो चूंकि उस समय ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी, तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था वो क्या रखा था, अपने पास आरक्षित रखा था, यानी कि जो महत्वपूर्ण विषय होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही क्या बनाएगी, फैसला लेगी, कोई भी निर्णय लेगी। तो केंद्रीय विषय में क्या क्या चीजें शामिल थी हम जानेंगे, और
प्रांतीय विषयों में क्या क्या चीजें शामिल थी उनको हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं केंद्रीय स्तर पर क्या चीजें शामिल थी। भूमि कर था। मित्रों, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मित्रों से शेयर करिए। आइए हम चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। भूमि कर था, अकाल सहायता था, न्याय, बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं, औद्योगिकी विवाद, वित्त, सीमा शुल्क, सिक्के, नोट, विदेशी संबंध, नागरिकता प्रदान करना, आयकर, समाचार पत्र, श्रमिक कल्याण, रूई इत्यादि। ये जो सारे विषय थे वो केंद्र सरकार के विषय थे जो कि केंद्र सरकार अपने पास रखी थी आरक्षित, यानी कि महत्वपूर्ण विषयों को क्या रखा था उन्होंने अपने पास आरक्षित रखा था। कहा जाता है उस समय की कुल जो संख्या थी 50 थी, सॉरी कहीं कहीं 50 का उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं 47 का उल्लेख मिलता है। तो सभी विषयों को लगभग अपने पास रखी थी केंद्रीय सरकार, और प्रांतीय सरकारों को जो महत्वपूर्ण विषय नहीं थे उनको क्या कर दी थी, प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दी थी। और प्रांतीय सरकारों में क्या क्या विषय हस्तांतरित किए गए थे, शिक्षा, चिकित्सा, पुस्तकालय, धार्मिक मामले और आबकारी, कृषि, सहकारिता समितियां, सिंचाई, पानी सप्लाई, मनोरंजन और नियंत्रण, ये विषय हस्तांतरित किए गए थे प्रांतीय सरकार को। अगर जो हम वर्तमान समय की केंद्र सरकार के विषयों की बात करें तो मूलतः जो विषय है वो तो है 97, कुल विषय इसके अंतर्गत आते हैं 100, लेकिन मूलतः है 97। और राज्य सरकार की हम बात करें तो कुल है 66 और मूलतः इसके अंतर्गत आते हैं वर्तमान समय में 61। और एक है जिसको हम कहते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची, और एक पाई जाती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में तो कुल विषय 52 है, लेकिन वर्तमान समय में समवर्ती सूची की बात करें तो सिर्फ 47 विषय रखे गए हैं। अब समवर्ती सूची में प्रश्न बनता है कि भाई यहाँ पर केंद्र की सरकार को 97 विषय दे दिए गए हैं, प्रांतीय सरकार को वर्तमान समय में 66 विषय दे दिए गए हैं, तो समवर्ती सूची क्या है? तो समवर्ती सूची उसको कहते हैं कि जिसपे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आपसी सहमति के आधार पर किसी भी विषय पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, जिससे कि परिवार नियोजन है और शिक्षा है, ये सब महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मित्रों से शेयर करिए, फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो करिए, मंजीत कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।